हेलो फ्रेंड्स, माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसेट फिजिक्स क्लास 12 और दोस्तों चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। और दोस्तों लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं प्रतिरोधकता के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, धारा घनत्व, कंडक्टिविटी, अपवन वेग, इनके बीच में क्या संबंध होता है वो हम देख चुके हैं। तो दोस्तों यदि आपने मेरा ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी, यानी दोस्तों अति चालकता। दोस्तों अति चालकता के मैं बारे में बात करूं तो दोस्तों अति चालकता क्या होती है कि कुछ धातुएं एवं मिश्र धातुएं, यानी कि जो अति चालकता का गुण है वो दोस्तों कुछ जो मिश्र धातुएं हैं एवं कुछ धातु एवं कुछ मिश्र धातु, उनमें अति चालकता का गुण पाया जाता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक निश्चित ताप पर जो प्रतिरोधकता का मान है वो घटकर अचानक से शून्य हो जाता है, यानी कि वह निश्चित ताप जिस पर प्रतिरोधकता का मान घटकर अचानक से या असामान्य रूप से शून्य हो जाता है। रूप से शून्य हो जाता है, यानी कि दोस्तों अब प्रतिरोधकता का मान शून्य हो गया, इसका मतलब यह है कि इसकी चालकता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अति चालक पदार्थ, यानी जिन पदार्थों में एक गुण पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं अति चालक पदार्थ। और दोस्तों इस गुण को कहते हैं हम अति चालकता। यानी कि एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थों को हम अति चालक पदार्थ कहते हैं और इस गुण को अति चालकता कहते हैं। अब दोस्तों ये जो अति चालकता का गुण है ये दोस्तों पाया जाता है पारे में। दोस्तों यदि पारे को मैं घटाकर इसका टेम्परेचर घटा रहा हूँ 4.2 केल्विन तक, यानी पारे को मैं ठंडा कर रहा हूँ। यदि मैं पारे को ठंडा करूँ और इसका टेम्परेचर कर दूँ मैं 4.2 केल्विन, तो दोस्तों इसमें अति चालकता का गुण व्यक्त करेगा। अब दोस्तों ये पारे के लिए एक निश्चित टेम्परेचर हो गया, कितना, 4.2 केल्विन, जिस पे अति चालकता का गुण प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात कि एक निश्चित ताप जिस पर पदार्थ अति चालकता का गुण प्रदर्शित करता है दोस्तों वो ताप कहलाता है मेरा क्रांतिक ताप। यानी कि एक निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ अति चालकता का गुण प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। यानी दोस्तों पारे के लिए क्रांतिक ताप कितना होता है, 4.2 केल्विन। अब दोस्तों जो अति चालकता है वो 10 केल्विन ताप से 0.1 केल्विन ताप के बीच में प्रदर्शित होती है। यानी कि जो नॉर्मल पदार्थ हैं उनमें अति चालकता का गुण देखा जाता है वो दोस्तों 10 केल्विन से 0.1 केल्विन के बीच में देखा गया। अब दोस्तों बहुत से क्षेत्रों में हम इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों अति चालकता का उपयोग करके हम
बहुत बड़े चुंबकीय क्षेत्र जैसे 10 टेस्ला यानी कि उपयोग हम कर सकते हैं। इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों। कि अति चालकता का उपयोग। दोस्तों यदि मेरे को बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र जैसे 10 टेस्ला का क्या बनाना हो, चुंबक बनाना हो, तो मैं अति चालकता के गुण का उपयोग कर सकता हूँ। यानी कि बहुत बड़े चुंबकीय क्षेत्र यानी कि 10 टेस्ला का चुंबक बनाने में इसका उपयोग कर सकता हूँ। दोस्तों इसकी हेल्प से मैं विद्युत जनित्र बना सकता हूँ। इसकी हेल्प से मैं ट्रांसफार्मर बना सकता हूँ। और दोस्तों आजकल इसकी हेल्प से सुपर कंप्यूटर भी बनाए जाते हैं। यानी कि इससे हम बना सकते हैं विद्युत जनित्र, सुपर कंप्यूटर एंड ट्रांसफॉर्मर। तो दोस्तों ये थी अति चालकता। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति। तो दोस्तों विद्युत शक्ति क्या होती है? कि दोस्तों जो शक्ति होती है वो होती है कार्य करने की दर, लेकिन यह मैं बात कर रहा हूँ विद्युत शक्ति की। तो दोस्तों विद्युत स्रोत को कार्य करना पड़ेगा, तो विद्युत स्रोत के द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य वो क्या कहलाता है? विद्युत स्रोत की शक्ति। या फिर मैं बोलूँ कि विद्युत स्रोत के द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। दोस्तों विद्युत शक्ति को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ P से, यानी कि दोस्तों P बराबर होता है W/T। दोस्तों P विद्युत शक्ति के लिए, W कार्य के लिए और T समय के लिए। यानी कि विद्युत स्रोत के द्वारा कार्य करने की दर, विद्युत शक्ति कहलाती है। अब दोस्तों यहां से मैं विद्युत शक्ति का मात्रक निकाल सकता हूं। जनरली जो दोस्तों विद्युत शक्ति है वो मापी जाती है वाट में। यानी कि एक तो मात्रक हो जाएगा इसका वाट, WA/T। दोस्तों जनरली आपने बल्बों पर देखा होगा कि बल्बों पे लिखा होता है 7 वाट, 25 वाट, 100 वाट। दोस्तों ये वाट लिखा होता है, ये क्या होता है? उस बल्ब की शक्ति होती है। तो दोस्तों शक्ति की मेजरमेंट भी हम इसमें करेंगे। तो दोस्तों इसको हम व्यक्त करते हैं W से। W ये सिंबल मिल जाए आपको जहां भी, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है? विद्युत शक्ति है उसकी। जैसे कि 20 वाट, 100 वाट, 1000 वाट। अब दोस्तों दूसरा इसका मात्रक होता है या कार्य जूल में और समय सेकंड में। यानी कि दूसरा मात्रक हो गया इसका जूल/में सेकंड। ऐसे दोस्तों इसकी हम विमा भी निकाल सकते हैं। विमा क्या हो जाएगी? दोस्तों ये है कार्य और ये है समय। दोस्तों समय की विमा होती है m1L1T-2 और दोस्तों समय की होती है T
दोस्तों ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस का 3, यानी कि इसकी विमा हो जाएगी टी माइनस 3। तो दोस्तों ये इसकी विमा हो गई m1, सॉरी ये है L2, m1 L2 और 3 माइनस का 3। अब नेक्स्ट दोस्तों, यदि मैं मान लूँ कि V वोल्ट की बैटरी से मैं एक प्रतिरोध R को जोड़ देता हूँ और T समय तक धारा I प्रवाहित करता हूँ, यानी कि ये मेरे पास क्या क्या रिलेशन आते हैं दोस्तों। ये एक प्रतिरोध है, इसको मैंने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, प्लस माइनस V, ये प्रतिरोध मेरा R, और दोस्तों धारा इसमें बह रही है प्लस से माइनस की ओर, यानी कि I। तो दोस्तों एक R प्रतिरोध है और इसको मैंने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, इसमें धारा I प्रवाहित हुई है। तो दोस्तों I धारा यदि T समय तक प्रवाहित होगी तो इसमें आवेश कितना होगा, यानी कि I धारा T समय तक प्रवाहित होने पर आवेश की मात्रा, यानी कि दोस्तों Q किसके बराबर होता है, दोस्तों Q होता है I इंटू टी के, यानी कि Q बराबर हो गया I इंटू टी। इक्वेशन मेरी 1। अब दोस्तों यदि जो Q आवेश है उसको V वोल्ट पर प्रवाहित करें तो कितना कार्य करना पड़ेगा मेरे को, यानी कि Q आवेश को V वोल्ट पर प्रवाहित करने में किया गया कार्य, यानी कि W बराबर क्या होता है दोस्तों, W बराबर होता है आवेश Q और उसका विभवांतर V, यानी कि W बराबर होता है Q इंटू V। दोस्तों यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, W बराबर QV, यानी कि इसको मैं यहाँ लिख लूँ कि W बराबर आया मेरे पास QV। दोस्तों इक्वेशन 1 से क्या है, Q का मान IT, यानी कि W बराबर मेरा आ गया VIT। इक्वेशन मेरी 2 दे लेता हूँ, W बराबर आ गया VIT। अब दोस्तों यहाँ से इस W के मान को मैं लिख सकता हूँ कि शक्ति का मान मेरे पास क्या आया था स्टार्टिंग में, P बराबर W अपॉन में T। दोस्तों इस मान में ये W का मान इसमें पुट कर लेता हूँ, यानी कि P बराबर W यानी कि VI इंटू T अपॉन में T। दोस्तों T से T कैंसिल हो जाएगा, यानी कि P इक्वल टू बच जाएगा मेरे पास VI, यानी कि जो विद्युत शक्ति में एक नया रिलेशन आ गया V इंटू आई। अब दोस्तों हम ओम के नियम से जानते हैं, क्योंकि ओम के नियम से हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो धारा I किसके बराबर होती है, I होती है V अपॉन में R की, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ V अपॉन में R। दोस्तों P इक्वल टू ये मेरा V और I को लिखा मैंने V अपॉन में R, यानी कि दोस्तों ये हो गया P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। दोस्तों एक रिलेशन और आ गया मेरे पास, शक्ति इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में R। या दोस्तों यहाँ से
यदि V का मान मैं लिख दूँ आई आर, तो मेरे पास एक नया रिलेशन और आ जाएगा, यानी कि दोस्तों V इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो मैं यहाँ एक नया रिलेशन बना सकता हूँ। यदि V इक्वल टू हो आई आर, दोस्तों V इक्वल टू आई आर है तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में क्या है आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये मेरे पास आ गया P बराबर आई स्क्वायर आर। दोस्तों मेरे पास जो विद्युत शक्ति है उसके लिए कितने रिलेशन आ गए, एक ही आ गया P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, और P इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन में आर। अब दोस्तों जो विद्युत शक्ति है, यानी कि जो हमारे घर में विद्युत मापी जाती है, वो दोस्तों किस में मापी जाती है, वो दोस्तों मापी जाती है यूनिट में। यानी कि जब भी जो बिजली वाले रीडिंग लेने आते हैं तो वो देखते हैं यूनिट, कितनी यूनिट आई हुई। अब दोस्तों हम देख लेते हैं विद्युत शक्ति के जो मात्रक और क्या क्या मात्रक होते हैं। दोस्तों जो विद्युत शक्ति का जो वॉट मात्रक है दोस्तों, ये क्या छोटा मात्रक है। जब बड़े पैमाने पे मैं बात करूं तो इसके बड़े पैमाने पे मात्रक दोस्तों 1 किलो वाट, यानी कि दोस्तों जो 1000 वाट होता है उसमें होता है 1 किलो वाट। या फिर दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 वाट। दोस्तों W से लिख सकते हैं, या फिर लिख सकता हूँ मैं इसको WATT, ये इसका सिंबल यूज़ कर लेते हैं हम W, तो ये है वाट। ऐसे दोस्तों इसका बड़ा मात्रक और यूज़ करूँ मैं A1 मेगावाट। मेगावाट यानी 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 वाट। अब दोस्तों इसका जो व्यावसायिक मात्रक है वो है 1 हॉर्स पावर। जनरली दोस्तों आपने देखा होगा जो विद्युत मोटर होती है, चाहे वो हमारी पानी वाली मोटर हो या चाहे कुएं की मोटर हो, यानी कि जो ये बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं इनमें जो मोटर होती है वो दोस्तों हॉर्स पावर में होती है। यानी कि जो 1 हॉर्स पावर होता है उसमें कितने वाट होते हैं, इसका दोस्तों व्यावसायिक मात्रक है, व्यावसायिक मात्रक 1 हॉर्स पावर, यानी 1 HP हॉर्स पावर। दोस्तों इसे हम शॉर्टकट में लिख देते हैं 1 HP। दोस्तों इसमें कितने वाट होते हैं, इसमें 746 वाट होते हैं। हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति। दोस्तों 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। तो इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो जनरली कुएं में मोटर होती है वो जैसे मान लो 10 हॉर्स पावर की है, तो आप इसको इससे मल्टीपल कर सकते हैं और वोट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो बात रही इसके व्यावसायिक मात्रक की। दोस्तों जो हमारे घरों में बिजली मापी जाती है या फिर जो बिजली वाले रीडिंग लेते हैं, तो दोस्तों वो रीडिंग किस में होती है, यूनिट में होती है। यानी कि जो मीटर होता है हमारा बिजली का, उसमें जो रीडिंग आती है वो दोस्तों आती है मीटर में, सॉरी वो आती है यूनिट में। और दोस्तों 1 यूनिट में कितने वाट होते हैं वो देख लेते हैं। यानी कि इसकी व्यावसायिक यूनिट है दोस्तों इसकी व्यावसायिक यूनिट है व्यावसायिक यूनिट है
1 किलोवाट घंटा, यानी कि इसकी व्यावसायिक यूनिट है 1 किलोवाट घंटा। ये दोस्तों इसको हम बोल देते हैं BTU, यानी कि बिजनेस ट्रेड यूनिट। और दोस्तों हम इसे शॉर्टकट में बोलते हैं यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा होता है, इसमें कितने जूल होते हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों 1 किलोवाट घंटा है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा को मैं लिख सकता हूँ 1 किलो यानी कि 1000, अब दोस्तों हो घंटा है तो इसमें 60 मिनट 60 सेकेंड, 60 मिनट 60 सेकेंड। और दोस्तों ये मेरा वाट और ये मेरा घंटे को मैंने चेंज कर दिया किस में, सेकंड में, यानी 60 मिनट और 60 सेकंड। तो दोस्तों ये क्या हो गया, वाट इंटू सेकेंड। और दोस्तों यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आता है, ये आता है वाट इंटू सेकेंड, यानी कि दोस्तों ये आ जाता है 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट इंटू सेकेंड। या फिर दोस्तों यदि मैं एक पॉइंट इधर ले लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 की पावर 6। और दोस्तों वाट इंटू सेकेंड होता है जूल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जूल। यानी कि दोस्तों जो 1 किलोवाट घंटा होता है इसमें कितनी यूनिट होती, कितने जूल होते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh यानी किलोवाट घंटा, या फिर 3.6 10 की पावर 6 जूल, जैसे व्यक्त कर दें या फिर पूरा जूल लिख देते हैं। तो दोस्तों ये हो जाती है 1 यूनिट में जूल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो विद्युत का संचरण होता है वो उच्च वोल्टता पर ही क्यों होता है। विद्युत संचरण उच्च वोल्टता पर ही क्यों होता है। दोस्तों जनरली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो विद्युत शक्ति का जो संचरण है वो उच्च वोल्टता पर ही क्यों किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है वो जनरली 220 वोल्ट की आती है, लेकिन जो विद्युत स्टेशन होते हैं वहाँ से जो विद्युत शक्ति है उसको उच्च वोल्टता पर प्रसारित किया जाता है। दोस्तों इसका क्या रीज़न है कि दोस्तों कि जो विद्युत स्टेशन से जो विद्युत भेजी जा रही है उसका मान क्या होता है, उच्च होता है। तो ये किसके थ्रू आती है, लाइनों के थ्रू आती है। इन लाइन का क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों इन लाइनों के प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। तो दोस्तों अब हमारे घर तक बिजली आ रही है तो इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो विद्युत ऊर्जा में बहुत ज़्यादा क्या होती है, हानि होती है। तो यदि उच्च वोल्टता पर हम विद्युत शक्ति को संचरित नहीं करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है यानी कि 220 वोल्टेज है उतना हम पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि विद्युत शक्ति का जो संचरण है उच्च वोल्टता पर किया जाता है, यानी कि जितनी अधिक वोल्टता अधिक होगी शक्ति हानि उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो दोस्तों इसे हम एक डेरिवेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि किसी विद्युत स्टेशन पर
शक्ति क्या होती है दोस्तों, अभी हमने रिलेशन देखा, P इक्वल टू होती है वी आई, यानी कि P इक्वल टू वी। दोस्तों यहाँ से मैं विद्युत धारा का मान निकाल सकता हूँ कि विद्युत धारा कितनी हो जाएगी। ये दोस्तों हो जाएगी, आई का मान निकालो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, P अपन में। और दोस्तों ये विद्युत शक्ति ट्रेवल कर रही है बहुत लंबी डिस्टेंस से, तो ये जो तार हैं इनका क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, यानी कि माना विद्युत लाइन का प्रतिरोध, दोस्तों मैं मान लेता हूँ विद्युत लाइन का प्रतिरोध क्या है, आर सी है। तो दोस्तों शक्ति हानि कितनी होगी, शक्ति हानि, दोस्तों अभी हमने रिलेशन देखा था विद्युत शक्ति और प्रतिरोध के बीच में। दोस्तों यहाँ से हमने रिलेशन देखा था एक P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो दोस्तों ये जो प्रतिरोध मैंने क्या माना, आर सी, यानी कि आर सी। दोस्तों P इक्वल टू क्या आएगा, आई स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर इंटू आर सी। यानी कि दोस्तों यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ जाता है P बराबर पी स्क्वायर इंटू आर सी अपॉन में वी स्क्वायर। तो ये दोस्तों ये तो होता है ये हिस्सा मेरा कांस्टेंट, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि P समानुपाती हो जाता है वी स्क्वायर के। दोस्तों ये हिस्सा कांस्टेंट है, तो यानी कि जो विद्युत शक्ति हानि है वो समानुपाती हो जाएगी वी स्क्वायर के। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो शक्ति हानि है, इसको चलो मैं PC से व्यक्त कर देता हूँ कि जो शक्ति हानि है वो इस वोल्टेज के क्या हो रही है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि वोल्टता का मान जितना अधिक होगा शक्ति हानि उतनी ही कम होगी। इसीलिए दोस्तों जो विद्युत संचरण है वो किस पे किया जाता है, उच्च वोल्टता पे, कि वोल्टता जितनी अधिक होगी शक्ति हानि उतनी ही कम होगी, यानी कि उच्च वोल्टता पर शक्ति हानि न्यूनतम होती है। ये तो बात रही दोस्तों विद्युत शक्ति की। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा। दोस्तों विद्युत ऊर्जा क्या होती है, दोस्तों विद्युत ऊर्जा विद्युत स्रोत की शक्ति और समय का गुणनफल होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि विद्युत ऊर्जा को यदि मैं व्यक्त कर रहा हूँ E से, तो दोस्तों E बराबर हो गया P इंटू टी, यानी विद्युत स्रोत की शक्ति और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों विद्युत धारा की आवश्यकताओं को देखते हुए हमें जो प्रतिरोधों को दो तरीके से संयोजित कर सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब दोस्तों दोनों संयोजनों के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान हैं, देखते हैं। सबसे पहला संयोजन मैं देखूंगा श्रेणी क्रम संयोजन, कि दोस्तों जो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन यानी प्रतिरोधों का
जो श्रेणी क्रम संयोजन है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि मैं 3 प्रतिरोध ले लेता हूं जिनकी रेजिस्टेंस है मेरे पास R1, R2 एंड R3। यानी कि दोस्तों ये मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3। दोस्तों इसको मैं इस तरह से जोड़ दूं और इसको मैं जोड़ दूं V वोल्ट की बैटरी से। तो दोस्तों धारा बहेगी इधर से इधर तक। अब यानी कि दोस्तों ये जो तीनों प्रतिरोध हैं इनमें जो प्रवाहित धारा होगी उसका मान क्या होगा, एक समान होगा। तो दोस्तों ये कैसा संयोजन कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। यानी कि I धारा है, ये I आ रही। अब दोस्तों ये जो प्रतिरोध है, प्रत्येक प्रतिरोध है उसमें जो विभवांतर होगा उसका मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि ये जो प्रतिरोध है इसमें विभवांतर है V1, इसमें है V2, यानी कि इसमें मेरा विभवांतर V1, इसमें V2 एंड इसमें V3। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें सबसे पहले जो प्रतिरोध R1 है उसके सिरों पर विभवांतर क्या मान लिया मैंने, V1। तो मैं इसकी गणना कर लेता हूँ कि प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर यानी कि V1 इक्वल टू IR1। विभवांतर दोस्तों ओम के नियम से I इंटू R। ये मेरी धारा I और ये प्रतिरोध R1। सेकंड दोस्तों प्रतिरोध R2 के लिए, यानी कि प्रतिरोध R2 के लिए विभवांतर, इसके सिरों पर विभवांतर बोलूँ या इसके लिए विभवांतर बोलूँ। तो दोस्तों ये मैंने क्या माना, V2। दोस्तों V2 बराबर हो जाएगा, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, इसका प्रतिरोध है R2, यानी I R2। ऐसे ही दोस्तों जो प्रतिरोध R3 है उसके लिए निकाल लूँगा प्रतिरोध R3 के लिए विभवांतर। दोस्तों वही धारा I और प्रतिरोध R3 का गुणनफल, यानी कि IR3। अब दोस्तों यदि मैं कुल विभवांतर निकालना चाहूं तो मैं क्या कर दूंगा, तीनों का योग कर दूंगा। यानी कि कुल विभवांतर ये दोस्तों क्या आ जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों को ऐड कर देता हूं दोस्तों, V इक्वल टू IR1 IR2 IR3। I कॉमन ले सकता हूं तो V इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और दोस्तों ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों इसे दे लेते हैं इक्वेशन 1। ये दोस्तों मेरे पास आ गया कुल विभवांतर। अब दोस्तों यदि मैं मान लूँ कि ये जो मेरा पूरा संयोजन है इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो मान लूँ मैं R इक्विवेलेंट और इसे मैं V विभवांतर दूँ तो इसमें प्रवाहित धारा I होगी, यानी कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है, R इक्विवेलेंट है और इसे V विभवांतर देने पर इसे V
विभवांतर देने पर धारा कितनी होगी, I प्रवाहित होगी। तो दोस्तों यहां से मैं रिलेशन निकाल सकता हूं कि विभवांतर V बराबर क्या होगा, धारा I और प्रतिरोध R इक्विवेलेंट का गुणनफल, यानी I R इक्विवेलेंट। दोस्तों इक्वेशन आ गई मेरे पास 2। अब दोस्तों यहां से इक्वेशन 1 एंड 2 से इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं, यानी कि समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों यहां से क्या होगा, I R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहां से I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों ये मान क्या आ गया मेरे पास, ये मान आया मेरे पास, I से I कैंसिल हो जाएगा, ये बचा मेरा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि दोस्तों मैंने 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजित किया था, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कितना आ गया, ये दोस्तों आ गया तीनों के योग के बराबर। अब दोस्तों यदि मेरे पास 3 के बजाय n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, यानी कि ऐसे श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध जुड़े हुए हो, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों जनरली आप समझ ही गए होंगे कि यदि n प्रतिरोध होंगे तो n का योग हो जाएगा। n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू n प्रतिरोधों का योग हो जाएगा, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश डैश करके जितने भी हैं उन प्रतिरोधों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें जो कुल प्रतिरोध है तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं, जितने भी प्रतिरोध जुड़े हों उनको हम जनरली जोड़ देते हैं। अब दोस्तों यदि मेरे पास जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध है उनका जो ये रेजिस्टेंस है ये क्या हो, सेम हो, तो दोस्तों क्या होगा, यानी कि इसमें स्पेशल केस लगा रहा हूं मैं कि यदि दोस्तों ऐसा हो, यदि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू Rn इक्वल टू किसके बराबर हो, R0 के, तो दोस्तों इस कंडीशन में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों ये मेरा है R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 के, तो यानी से इस इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इक्वेशन में A मान लूँ, तो समीकरण A से दोस्तों R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 R4 सबको क्या कर दूँ R0 के बराबर, यानी कि R0 प्लस R0 प्लस R0 जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे सब प्लस R0। यानी कि दोस्तों ये मेरा R0 कितनी बार आया, n बार, यानी कि nR0। यानी कि दोस्तों यदि मेरे पास समान रेजिस्टेंस के n प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो उनके कुल प्रतिरोध की गणना मैं कैसे कर सकता हूं, सिंपली प्रतिरोधों की संख्या और किसी भी एक प्रतिरोध का रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये मेरे पास कुल प्रतिरोध आ जाता है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग कब करेंगे हम, कि हमने देखा कि यदि हमारे पास 3 प्रतिरोध थे R1 R2 R3 और इनसे मेरे को ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला प्रतिरोध चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इनका श्रेणी क्रम संयोजन कर दूंगा। तो दोस्तों ये तो था श्रेणी क्रम
संयोजन। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। और दोस्तों जो समांतर क्रम संयोजन होता है इसे हम पार्श्व क्रम संयोजन भी बोल देते हैं। तो दोस्तों वही मैं 3 प्रतिरोध लूंगा और जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें प्रतिरोधों को मैं कैसे जोड़ता हूं, देखिएगा कि दोस्तों ये मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं। अब दोस्तों इन तीनों रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है मेरे पास R1, इसका R2, इसका R3, इनको दोस्तों इनके जो दोनों सिरे हैं उनको मैं आपस में जोड़ दूं, यानी कि इनको मैं इस तरह से संयोजित कर दूं कि इसको किसी एक बिंदु P से संयोजित कर दूं, इसको मैं किसी बिंदु N से संयोजित कर दूं, ये मेरा बिंदु N। और दोस्तों जो P और N है इसको मैं V वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दूं, यानी कि प्लस माइनस। और दोस्तों मैं चाहूं तो इसमें यहां कुंजी लगा सकता हूं, ये कुंजी लगा लेता हूं। और दोस्तों कुंजी लगी हुई है यानी कि मेरा जो सर्किट क्या है, चालू है। दोस्तों कुंजी लगाएंगे, V वोल्ट की बैटरी है, 3 प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में संयोजित है, यानी कि ये कैसा संयोजन है, ये समांतर क्रम संयोजन है। और दोस्तों इस संयोजन में क्या होता है कि जो प्रत्येक प्रतिरोध होता है उसमें विभवांतर का मान होता है एक समान, यानी कि दोस्तों विभवांतर V का मान एक समान, इसमें भी V, इसमें भी V और इसमें भी V। लेकिन दोस्तों जो प्रत्येक प्रतिरोध होता है उसमें जो प्रवाहित धारा है उसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि इसमें प्रवाहित धारा मैं मान लूँ I1, इसमें प्रवाहित धारा I2, इसमें प्रवाहित धारा I3। यानी कि दोस्तों समझ में आ गया कि प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें प्रवाहित धारा का मान क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन विभवांतर का मान क्या हो, एक समान हो, तो वो कैसा संयोजन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो दोस्तों इसमें मैंने क्या किया, R1 R2 रेजिस्टेंस के 3 प्रतिरोध लिए और उनको बिंदु P और N के बीच में संयोजित कर दिया और इसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़कर जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इनमें प्रवाहित धारा का मान I1 I2 I3 है, जबकि विभवांतर का मान तीनों प्रतिरोध में क्या है, सेम है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो प्रतिरोध R1 है इसमें प्रवाहित धारा का मान निकालूंगा, यानी कि प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, यानी कि दोस्तों इस रेजिस्टेंस में प्रवाहित धारा मैंने क्या मानी, I1। दोस्तों I1 इक्वल टू, अब दोस्तों ओम के नियम से हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में R। तो दोस्तों V का मान है V और यहाँ जो रेजिस्टेंस है मेरा R1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा। प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा यानी कि I2 बराबर V अपॉन में R2, यानी इसका विभवांतर V, इसका प्रतिरोध R2। ऐसे ही दोस्तों मैं निकाल सकता हूँ प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा, यानी कि प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा। दोस्तों ये क्या हो जाएगी,
I3 इक्वल टू इसका विभवांतर V और इसका रेजिस्टेंस R3 यानी कि V अपॉन में R3। अब दोस्तों यदि मैं बिंदु P और N के बीच में कुल धारा निकालना चाहूँ तो कुल धारा क्या हो जाएगी, इन तीनों का योग हो जाएगी, यानी I1 I2 और I3 का योग, यानी कि कुल प्रवाहित धारा। दोस्तों कुल प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, I इक्वल टू I1 I2 I3, यानी तीनों का योग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा I बराबर V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। दोस्तों इसको मैं आगे लिख लेता हूं यहां, यानी कुल धारा मेरे पास यहां से I अपॉन में V अपॉन में I इक्वल टू V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। तो दोस्तों I बराबर, यदि V यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन में R3। और दोस्तों इसको दे लेता हूँ मैं इक्वेशन 1। अब दोस्तों मैं यदि ये मान लूँ कि जो संयोजन है उसका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R इक्विवेलेंट है, और यदि इसे मैं V विभवांतर दूं तो प्रवाहित धारा क्या होगी, I होगी। यानी कि माना संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, इसे V विभवांतर देने पर प्रवाहित धारा I होगी। यानी कि दोस्तों I के लिए क्या रिलेशन आ जाएगा, I बराबर क्या होता है, V अपॉन में R, यानी कि विभवांतर और प्रतिरोध का अनुपात, यानी कि V अपॉन में R इक्विवेलेंट। दोस्तों इक्वेशन हो जाएगी मेरी 2। तो दोस्तों समीकरण 1 और 2 से मेरे पास क्या आएगा, समीकरण 1 और 2 से ये रहा दोस्तों समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2, यानी कि V अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो दोस्तों V से V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का क्या मान आएगा, ये मान आ जाता है 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो दोस्तों ये तीन प्रतिरोध जब समांतर क्रम में संयोजित किए हुए हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। अब यदि दोस्तों मेरे पास यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये एक केस लगा दिया मैंने कि अब मेरे पास n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, दोस्तों n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों यहाँ हम कुल प्रतिरोध कैसे निकाल रहे हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, जो तीनों प्रतिरोध हैं उनका 1 अपॉन में क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध लिख रहे हैं, यानी कि n प्रतिरोध होंगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन
R2 प्लस 1/R3, जितने भी प्रतिरोध होंगे उनका 1 में रेजिस्टेंस लिख लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा n प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, यानी कि हम कह सकते हैं यदि n प्रतिरोधों का संयोजन होगा तो जो उनका कुल प्रतिरोध है उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अब दोस्तों यदि मैं एक स्पेशल केस लगा दूं यहाँ कि यदि R1 बराबर हो R2 के इक्वल टू R3 इक्वल टू R4, यानी इनका प्रतिरोध क्या हो, बराबर हो, R0 के बराबर मान लो कि सारे जो प्रतिरोध हैं इनका प्रतिरोध क्या है मेरे पास, सेम है। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 1 में R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 में R0 प्लस 1 में R0 प्लस 1 में R0 टेस्ट करके 1 में R0। यानी दोस्तों ये 1 में R0 मेरे पास कितने बार आया, ये दोस्तों मेरे पास आया n टाइम्स आया, यानी कि nR0। अब दोस्तों ये 1/R इक्विवेलेंट का मान है। यदि मैं R इक्विवेलेंट यहाँ से निकालना चाहूँ तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो ये R0 इधर आ जाएगा, n इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा, यानी कि R0/n। यानी कि दोस्तों समांतर क्रम में जो n प्रतिरोध है जिनका रेजिस्टेंस समान है, यदि वो जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध क्या आएगा कि किसी भी एक रेजिस्टेंस का मैं प्रतिरोध लिख लूँ और उसमें जो प्रतिरोधों की संख्याओं को डिवाइडेशन कर दूँ। तो दोस्तों यहाँ से हमने देखा कि जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हम कब करेंगे कि जब हमारे पास बहुत से रेजिस्टेंस हैं और उनसे भी कम रेजिस्टेंस वाला हमें प्रतिरोध चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इनका समांतर क्रम संयोजन करते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि जैसे यदि मेरे पास 3 रेजिस्टेंस ये जुड़े हुए हैं, ये दोस्तों 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दोस्तों मेरे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये दोस्तों मेरे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों इनका समांतर क्रम संयोजन है, तो इसका मैं तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा तो क्या आएगा, दोस्तों हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध क्या आता है इनका, दोस्तों ये होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर जितने प्रतिरोध होंगे उनका 1 में क्या कर देंगे, योग कर देंगे, यानी कि 1/3 प्लस 1 में 4 प्लस 1 में 5। अब दोस्तों जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं समांतर क्रम संयोजन करूँगा तो जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा वो इनसे भी कम वोल्टता का प्राप्त होता है। तो दोस्तों 1 में R इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोस्तों इनका लैसा आ गया 60, तो यहाँ से आ जाएगा ये 20 प्लस 15 प्लस 12, यहाँ से आएगा ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 47 में 60 और इसको और सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये आया दोस्तों R इक्विवेलेंट बराबर 60 में 47 ओम। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं जनरली जो ये आएगा लगभग 1 से कुछ, यानी कि जो मेरा न्यूनतम रेजिस्टेंस कितना था इसमें 3 ओम का, ये 4 ओम का, ये 5 ओम का, तो न्यूनतम रेजिस्टेंस था उससे भी
कम रेजिस्टेंस वाला मेरे को क्या होगा, प्रतिरोध प्राप्त होगा। यानी कि जब मेरे पास जो प्रतिरोध दे गए हैं उनसे भी कम रेजिस्टेंस वाला प्रतिरोध चाहिए तो मैं कैसा संयोजन करता हूँ, समांतर क्रम संयोजन करता हूँ। और दोस्तों यदि ये मेरे पास 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 3 ओम के, 4 ओम के, 5 ओम के, और इनसे मेरे को ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला प्रतिरोध प्राप्त करना है तो मैं क्या करता हूँ, श्रेणी क्रम संयोजन करता हूँ। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए